प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास आर्ट्स का सोशियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सोशियोलॉजी क्या है, इसमें हम लोगों को क्या चीज़ का अध्ययन करने को मौका मिलता है और इसको पढ़ने के बाद हम लोगों में क्या परिवर्तन आ सकता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, सीखने के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो सोशियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का अर्थ हो गया कि समाज से जुड़ा हुआ विषय। जब से सभ्यता शुरू हुई, जब से हम लोग सभ्यता की ओर यानी सभ्य बनते गए, आदि मानव से सभ्य मानव की ओर बदले, उसी समय से समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ। अगर यूँ कह देना गलत नहीं होगा कि जब समाज बना तभी हम सभ्य भी बने। तो समाजशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोग भले ही 12th क्लास में या आगे भी हम लोग इस सोशियोलॉजी को पढ़ सकते हैं किताब के माध्यम से, लेकिन ये शिक्षा हम लोगों को जन्म से ही मिलती है, क्योंकि जन्म से ही हम समाज में रहते हैं। क्योंकि समाज में रहने वाला ही मानव कहलाता है, और अगर कोई समाज में नहीं रहता है तो उसको कुछ अलग श्रेणी में रखते हैं। श्रेणी जानवर का हो सकता है, श्रेणी ईश्वर का हो सकता है। तो लेकिन अगर हम समाज में रह रहे हैं तो मानव हैं, या हम मानव हैं तो समाज में रह रहे हैं। तो अगर हम जन्म जिस समय लिए तो हमारे माता पिता जो हम लोगों को जन्म दिया तो समाज में रह करके ही जन्म दिया। तो भले विषय की शुरुआत किताबी तौर पर हम लोग अब कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जन्म से ही। तो समाजशास्त्र में हम लोग यही सीखेंगे कि समाजशास्त्र है क्या। तो एक सरल सा परिभाषा दिया जा सकता है कि वह शास्त्र, वह विज्ञान, वह विषय जिसके अंतर्गत हम समाज के प्रत्येक स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, बोलचाल है, ये सारा चीज़ का जो समग्र अध्ययन है वह समाजशास्त्र है। हम समाजशास्त्र में बहुत ही बृहत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं कि हम लोगों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक अलग अलग समाज का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति। अगर आज हम भारतीय हैं तो हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं, और अगर यही हम लोग कहीं पर जाकर के किसी अन्य समाज में जाएंगे थोड़ी भिन्नता मिलेगी, लेकिन वह भी समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलेगा, भले ही हम लोग के साथ घटित होता है, लेकिन जब उसको किताबों के रूप में, शिक्षा के रूप में हम लोगों के सामने आता है तो लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो समाजशास्त्र एक समृद्ध विषय है। समाजशास्त्र का संबंध प्रत्येक विषय से है, किसी से प्रत्यक्ष रूप से, किसी से अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन समाजशास्त्र हमारा अभिन्न अंग है। भले ही हम साइंस को लेकर के आगे बढ़ें, भले ही हम टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़े, लेकिन समाजशास्त्र वहाँ पर भी है। आज अगर हम एक साधारण सा उदाहरण के रूप में लें कि हम लोग यहाँ से जो है टेक्नोलॉजी की जो पराकाष्ठा है कि हम लोग स्पेस साइंस को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ से एक टीम बन करके जाता है और स्पेस में महीनों साल बिता करके वहाँ पर अध्ययन करते हैं, वहाँ पर जो है रिसर्च करते हैं और फिर जो है हमारे लिए एक नई राह खोलते हैं। लेकिन जब वहाँ भी जाता है तो वहाँ पर भी टीम वर्क होता है, और ये जब टीम वर्क होगा, जो अलग अलग देशों से, अलग अलग फील्ड से आकर के जब लोग एक साथ आते हैं, समग्र होते हैं, तो फिर समाज का सृजन होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि समाज जो है टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ है। और यूँ कह दें कि टेक्नोलॉजी है किसके लिए? समाज के लिए, हमारे लिए। आज स्पेस पर जब काम हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने जीवन के जो गूढ़ रहस्य है उसको समझें, जीवन को कितना सरल बनाएं, टेक्नोलॉजी को कितना बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ये सभी है तो ये किस विषय के अंतर्गत होगा? समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो आज हम लोग भारतीय समाज के विषय में जानेंगे कि भारतीय समाज कितना समृद्ध रहा। भारतीय समाज की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से अगर माना जाए तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक हम लोग जब अध्ययन करते हैं, या अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप में रामायण या महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को समाज से सीखने को मिलता है। आज अलग अलग प्रजाति है, जाति में विभाजन है, वर्ग में वर्गीकरण है, ये सभी तो समाजशास्त्र है। जाति क्या है, वर्ग क्या है, धर्म क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, प्राचीन समाज कैसा था, वर्तमान समाज कैसा है, प्राचीन समाज अगर जैसा था वैसा क्यों था, वर्तमान समाज में अगर परिवर्तन आया है तो इसका उद्देश्य क्या है और क्यों परिवर्तन आया और इससे क्या लाभ और हानि है, ये सब समाजशास्त्र है। हम लोग एक एक छोटे छोटे चैप्टर टॉपिक को अगर पकड़ेंगे तो उससे हम लोग को अलग अलग चीज़ों को ज्ञान होगा। तो अगर हम लोग महाभारत काल का ही अध्ययन करते हैं या रामायण काल का अध्ययन करते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि वहाँ भी एक समाज था कि दशरथ के पुत्र अपने पिता के कहने पर वनवास जाते हैं। वनवास के दरमियान उन्होंने क्या क्या नहीं, हम लोग उसको टीवी सीरियल के माध्यम से या रामचरितमानस के माध्यम से या रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उत्तर भारत में, उनके माध्यम से हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको समझेंगे तो कितना डीप है कि जहाँ पर राम जो है एक राजवंशी है, एक राजा के पुत्र हैं जो पूरे भारतवर्ष पे राज करता है, जो समृद्ध है, वैभवशाली है, और एक पिता के कहने पर वो जो है वनवास जाता है। जब वनवास जाता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ राक्षस मिलते हैं, भले ही उसमें विकरालता दिखाता है, उसमें विभिन्न प्रकार का माया अदृश्यता बहुत सारा चीज़ दिखाता है, लेकिन इसको यूँ समझ ले कि बुरे लोग मिलते हैं, गंदे लोग मिलते हैं, जिसको आज हम लोग समाज में विलन कहते हैं, तो वो मिलते हैं। वो भी दर्शाता वहाँ पर कि कैसे कैसे विलन थे, क्या धर्म था, क्या पाप था। वहाँ पर जो है सबरी मिलती है, जो एक निम्न समाज का, जो एक जंगली समाज की महिला, और वो राम को जूठे बैर खिलाते हैं और राम उस जूठे बैर को खाते हैं। तो ये दिखाता है कि जाति का क्या उस समय स्थिति थी, और एक राजा जो है जाति और वर्ग से कितना ऊंचा था। तो ये हम लोग वहाँ पर देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि जब रावण के यहाँ रावण जो है सीता को अपहरण कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी एक त्रिजटा नाम की महिला होती है जो राक्षस कुल की है, लेकिन वह जो है सीता के प्रति जो है ममत्व रखती है। हम लोग देखा कि वानर समाज यानी कि एक क्या जानवर, और उसकी मदद से राम जो है लंका विजय किए। तो ये भी दर्शाता है कि वन समाज भी सामाजिक हमारे समाज का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और उससे भी कैसे प्राचीन काल में मदद ली गई और किस प्रकार वो मददगार साबित हुए। तो ये एक मात्र रामायण सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, समाज का जो ताना बाना है वो है। अगर हम लोग महाभारत में देखें तो भाइयों के बीच जो हमारे घर का आम किस्सा है, जो प्रत्येक घर में है, कि भाइयों के बीच जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है और उसको लेने, उसको हड़पने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो सारा चीज़ महाभारत में है, जो हम लोग को एक अलग समाज को दर्शाता है। तो ये समाज है। हम लोग ने महाभारत में देखा कि किस प्रकार कुंती विवाह से पूर्व भी कर्ण को जन्म दी, किस प्रकार
माद्री के संतान को भी अपने संतान की तरह पाली। किस प्रकार जो द्रौपदी है वो 5 पांडवों की पत्नी बनी, जहाँ पर ये दर्शाता है कि बहुपत्नी प्रथा, आज हमारे समाज में बहुपत्नी प्रथा का एक ज्वलंत उदाहरण है कि द्रौपदी जो एक महिला है और उसकी 5 पति हैं। तो ये क्या दिखाता है कि बहुपत्नी प्रथा उस समय थी। आज हमारे समाज में बहुपति प्रथा का भी प्रचलन है। उस समय बहुपति था और बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है कि एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करके मतलब एक से अधिक पत्नी का, यानी बहुपत्नी प्रथा का सूचक है, और द्रौपदी बहुपति प्रथा का सूचक थे। तो ये भी दर्शाता है। तो समाज हर छोटे, अमीर, गरीब, ऊंच नीच सभी से मिल करके बना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं समाज में कि जाति का बंटवारा क्यों हुआ, वर्ग क्या है, तो उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ कि वर्ग मूल रूप से 4: गौर वर्ण, लाल वर्ण, पीला वर्ण और काला वर्ण। इसको अगर हम लोग शारीरिक रंग के आधार पर देखा जाए तो इस तरह से है कि गौर वर्ण मतलब उसको जाति में अगर बांटा गया है तो वो हो गया ब्राह्मण, लाल वर्ण राजपूत क्षत्रिय, पीला वर्ण वैश्य बनिया, काला वर्ण शूद्र। अगर इसको फिर हम लोग समाज को दूसरे हिसाब से बांटा जाए तो समाज का वह वर्ग जिन्होंने शिक्षा लिया और दिया वो वर्ग ब्राह्मण कहलाया। वह वर्ग जो समाज को सुरक्षित रखा, समाज को सुरक्षा दिया, वह क्षत्रिय या राजपूत कहलाया। वह वर्ग जो समाज को व्यवसाय रोजगार दिया वह वैश्य बनिया वर्ग कहलाया। और वह वर्ग जो कहीं न कहीं इन तीनों की सेवा की वह कहलाया शूद्र। इसको फिर दूसरे तरीके से भी दिखाया गया है कि एक पुरुष है, उसके मुख से जो समाज का सृजन हुआ वो ब्राह्मण कहलाया, उसके भुजाओं से जो सृजन हुआ वह क्षत्रिय कहलाया, उसके जंघा से जो सृजन हुआ वह वैश्य कहलाया, और उसके तलवा से पैर से जो सृजन हुआ वह शूद्र कहलाया। तो समाज अब समय समय पर ये रहा। एक समय था कि दास प्रथा थी, एक समय था कि जिस प्रकार आज मवेशियों का बाज़ार लगता है वैसे ही इंसानों का बाज़ार लगता था। जिस प्रकार आज मवेशियों का खरीद बिक्री हो रहा है उसी प्रकार इंसानों का खरीद बिक्री होता था। इंसान खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, महिला हो या पुरुष हो। क्या कहा जाए, वो गलत था या सही था? मेरा तो यही मानना है कि अपने अपने समय में सब सही था, और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को देखेंगे तो गलत महसूस होगा। तो ये चीज़ अपना देखने का प्रक्रिया है। उस समय अगर वो सही नहीं होता तो चलता ही नहीं, और आज गलत है इसीलिए चूँकि आज हम उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ चुके तो हमको लगता है कि वो गलत था। तो मैं इस बात का सूचक नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो सही है, वो सही था। और जो वर्तमान में है कि महिलाओं का सम्मान करना है, इंसानों का बाजार नहीं हो सकता है, तो वो सही है। एक ही परिस्थिति के हिसाब से ही किसी चीज़ का सही और गलत होता है। तो ये इसके बाद रहा बात कि ये वर्गीकरण क्या सही है कि नहीं है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको क्या कहा जाए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि एक समय था कि कर्म की प्रधानता थी, कि कर्म के आधार पर जाति बनी। फिर समय आया कि जन्म के आधार पर जाति बनी, अर्थात कि पहले जो शिक्षा लेगा या देगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। आज है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा लेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, भले ही वह व्यभिचारी हो, भले ही वह अशिक्षित हो, भले ही उसको शिक्षा से कोई लेना देना ना हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, तो वो
ब्राह्मण कहलाएगा। भले ही डरपोक हो, लेकिन अगर वो क्षत्रिय घर में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। भले ही वह शिक्षित हो, लेकिन वह शूद्र घर में जन्म लिया तो वो शूद्र कहलाएगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति है। रहा बात की जाति का वर्गीकरण कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, कर्म के आधार पर एकदम सही है कि अगर जातियां नहीं कर्म के आधार पर बटी होती तो समाज इतना ज़्यादा निखर के सामने नहीं आता। तो कर्म के आधार पर सही कि अगर कुम्हार नहीं होता तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता, अगर बढ़ई नहीं होता तो हम लोगों को फर्नीचर या लकड़ियों का सामान कौन बना के देता, अगर ब्राह्मण नहीं होता तो पंडिताई कौन करता, शिक्षा वाचन कौन करता। तो कर्म के आधार पर सही है, लेकिन इसके आधार पर समाज में शोषण हो, ये गलत है। यहाँ से गलती प्रारंभ हो। अगर हम कहते हैं कि बढ़ई है तो उसके अंदर योग्यता है कि आप एक लकड़ी को एक सही रूप दे देना। अगर मैं जाति से ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ तो मेरे हाथ में अगर आरी दे दिया जाए और अगर हम सही से उसका रूप दे देते हैं तो मेरे अंदर बढ़ई का गुण है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसका अपमान हो, उसका शोषण हो, ये तो नहीं। उच्च जाति क्या है? ज्ञान देना उच्चतम कार्य है, लेकिन ज्ञान में तो ये भी है कि सबका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी काल में ब्राह्मण ने अन्य समाजों को शिक्षा देने से इनकार किया या फिर सीमित रहा तो ये ब्राह्मणत्व नहीं है, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ज्ञान तो विस्तृत होने का काम है। अगर क्षत्रिय किसी कारणवश क्या अपने स्वार्थवश अगर वह किसी के मदद नहीं कर पाया, किसी का वो चापलूसी करने लगा, गद्दार हो गया, तो फिर वो क्षत्रिय नहीं कहलाने लायक है। क्षत्रिय तो अपने वचन में भरपूर होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज बहुत ही विस्तृत है, इसको पढ़ने का ज़रूरत है। आज मार्केट में अगर 100 दुकानें हैं तो ये कह देना बड़ा कठिन होगा कि उसमें कोई दुकान ब्राह्मण का नहीं होगा या कोई क्षत्रिय का दुकान नहीं होगा। वो है, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी है और वैश्य बनिया का तो है ही। तो अब क्या कहा जाए? आज ब्राह्मण भी बनिया है कर्म के आधार पर, आज क्षत्रिय भी बनिया है कर्म के आधार पर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कर्म ही प्रधानता होना चाहिए। हाँ, जब जाति शोषण का रूप धारण कर दे, वर्गीकरण शोषण का रूप धारण कर दे, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। अब रहा बात कि शोषण किस आधार पर, तो शिक्षा ना देने का। सबको शिक्षा लेने का अधिकार है, सबको शिक्षा देने का अधिकार है, वो किसी भी जाति या धर्म का हो। तो वो शोषण का कि जो आरक्षण का जो कुचक्र चल रहा है कि वहाँ पर जातीयता के नाम पर जो आरक्षण है, उस आरक्षण पर वहाँ पर आरक्षण का अर्थ ही होता है कि किसी को मदद करना। तो आप किस रूप में और कैसा मदद करना चाह रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। आज एक डॉक्टर अगर वो बनता है आरक्षण के नाम पर कि जिसको जो है 40 मार्क्स भी अगर 100 में आता है तो वो डॉक्टर की उपाधि उसको मिल जाती है, भले जिसको आरक्षण ना है वो 70 नंबर ला करके भी, 80 नंबर ला करके भी वो अपने कैटेगरी में फेल है। तो ये विडंबना है। ये समझने की चीज़ है कि 40 नंबर लाने वाला ज़्यादा अच्छा होगा या 70 नंबर लाने वाला, 80 नंबर लाने वाला। तो आरक्षण का कुचक्र है। आरक्षण शब्द बुरा नहीं है, आरक्षण देना कोई गलत नहीं है, लेकिन आरक्षण का प्रक्रिया होनी चाहिए। किस आधार पर दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस पर प्रश्न होना चाहिए। समाज एक समय पिछड़ा था, जो समाज उसको
आरक्षण मिलना चाहिए था, जो मिला भी, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज धन के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर आरक्षण कैसे संभव है कि ज्ञान के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं? एक अच्छा IPS IAS एक राज्य को, देश को, जिला को संभालने वाला व्यक्ति वो होगा जो, अगर आप पात्रता का बात करते हैं तो पात्रता अगर अंकों पर आधारित है तो अच्छा वो होगा जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे। लेकिन सिर्फ आरक्षण उच्च निम्न या आरक्षण न मिलने के कारण सिर्फ उसको हटा करके रख दिया जाए, ये फिर सही है। तो यहाँ पर रिफॉर्म की आवश्यकता है कि एक ब्राह्मण है, वो टैलेंटेड है लेकिन गरीब है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। और एक शूद्र है, उसके घर में उसके माता पिता दोनों सर्विस करते हैं, उसके घर का इनकम अच्छा है, लेकिन उसको आरक्षण मिलेगा हर तरह से, तो समाज का फिर विकास रुक जाएगा। फिर तो वही कहानी हो गई कि एक तरफ हम एक को संभालने के चक्कर में दूसरे को बर्बाद किया, फिर दूसरे को संभालने के चक्कर में पहला को बर्बाद किया। आरक्षण का अर्थ है कि आप उसको एक लेवल तक पहुंचा देने के बाद फिर आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अब लड़ो, अब भिड़ो, अब अपना क्वालिफिकेशन दिखाओ, तो ये गलत है। आज अगर हम जाति के नाम पर वोटिंग करते हैं वो गलत है, अगर हम जाति के नाम पर एक दूसरे के विरोध करते हैं वो गलत है, आज जाति के नाम पर हम बट रहे हैं वो गलत है। जाति बांटने के लिए नहीं बना था, जातियों का जो वर्गीकरण हुआ वो विकास के लिए हुआ। एक प्रकार का यूँ कह दें कि वो सेक्टर बांटा गया था, जिसको जाति कहा गया, कि सेक्टर बटा हुआ था कि अगर सब काम सब कोई करने लगेगा तो स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो चलो सेक्टर बांट दिया, चलो ठीक है, तुम जो है बढ़ई का काम करो, चलो ठीक है, तुम जो है कुम्हार का काम करो, तुम खेती बाड़ी करो, ये ठीक है, ताकि अपना अपना लोग सेक्टर को संभालेंगे और समाज के उत्थान में अपना सहयोग करेंगे। लेकिन आप इसको जो है दूसरा रूप दे दिए, ये गलत है। तो आज हम लोग समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन किया, हम लोग फिर इसको बेहतर तरीके से अगले क्लास में लेंगे। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और वास्तव में समाजशास्त्र अगर पढ़ रहे हैं तो समाज को बनाने का प्रयास करें, एक स्वच्छ, स्वस्थ, बेहतर समाज बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।